चलिए तो आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में फैक्टोरियल किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम हेडर फाइल ले लेते हैं हैज़ इंक्लूड conio.h। आपको पता है कि ये हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h जो हेडर फाइल है वो हमें किस लिए रिक्वायर्ड होती है। CLR SCR जो हम यूज़ करते हैं और गेट ch जो यूज़ करते हैं, दो कमांड, इन दोनों की इंफॉर्मेशन इस हेडर फाइल में रहती है। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे और फिर CLR SCR यानी कि क्लियर द स्क्रीन और गेट ch इन दोनों में से कोई भी कमांड अगर यूज़ करेंगे तो एरर आ जाएगी। आपको पता ही है कि CLR SCR का काम होता है प्रीवियस आउटपुट को क्लीन करना, क्लियर करना। गेट ch का काम होता है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना। दूसरी हम हेडर फाइल लेते हैं, एक और हेडर फाइल लेते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h। अब ये stdio.h क्या है? stdio.h ये हेडर फाइल है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसका काम होता है, इसमें किसकी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि printf, scanf, जहाँ पे हम आउटपुट को स्क्रीन पे शो करते हैं या फिर यूज़र से इनपुट लेते हैं कोई, तो वो जो उस कमांड की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस हेडर फाइल में होती है। इसके बाद हम लिखेंगे मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन के अंदर प्रोग्राम जो है पूरा का पूरा प्रोग्राम इसी में लिखा जाता है। मेन फंक्शन के बाद एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम। इसके बाद हम चाहें तो CLR SCR, अगर क्लियर द स्क्रीन, अगर हम CLR SCR ना भी लिखें तो प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। बस होगा क्या, ये होगा कि पूरा जितनी बार हम प्रोग्राम को रन करेंगे हर बार का आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा, पुराना आउटपुट क्लियर नहीं होगा। और अगर हमने CLR SCR कमांड का यूज़ किया है तो एक बार रन करेंगे और फिर जब दोबारा रन करेंगे तो पहली बार वाला आउटपुट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ दूसरी बार का आउटपुट देखेगा। जब तीसरी बार रन करेंगे तो दूसरी बार का क्लियर हो जाएगा, सिर्फ तीसरी बार, मतलब जब जितनी बार रन करेंगे पुराने आउटपुट जो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। तो CLR SCR का यूज़ कर लिया हमने, क्लियर द स्क्रीन। इसके बाद हम एक इंटीजर, एक डेटा टाइप लेते हैं इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीजर की ही ज़रूरत पड़ना है। तो एक a वेरिएबल ले लिया, एक b ले लिया, एक i ले लिया। इन तीनों की कहाँ ज़रूरत पड़ना है अभी देखिएगा। एक हम नंबर एंटर कराएंगे, यूज़र से बोलेंगे एंटर दी नंबर। वो कौन सा नंबर होगा? जो नंबर यूज़र चाह रहा होगा कि किस नंबर का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है वो नंबर होगा। b जो है, b में हम आउटपुट को स्टोर करेंगे, और i जो होगा वो एक फॉर लूप में हम एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे कि फॉर लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ तक फिनिश होना है, कहाँ पे एंड होना है। तो अब हम सबसे पहले एक कमांड देंगे printf, और इस printf में बोलेंगे कि एंटर दी नंबर। यूज़र से हम बोलेंगे एंटर दी नंबर। तो printf में डबल इन्वर्टेड के अंदर हम लिख देते हैं एंटर दी नंबर, मतलब वो नंबर एंटर कीजिए आप जिस नंबर का फैक्टोरियल आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो एंटर दी नंबर और डबल इन्वर्टेड लगा दिया। ये स्पेस सिर्फ इसलिए दिया कि जब यूज़र नंबर एंटर करेगा तो वो आर के साथ सट के ना आ जाए, थोड़ा सा स्पेस रहे जिससे वो दिखाई दे हमें कि हमने कौन सा नंबर एंटर किया है। इसके बाद सेमीकोलन। अब जो नंबर एंटर करेगा यूज़र, उस नंबर को हमें किसके एड्रेस पे ले जाना है? ए के एड्रेस पे ले जाना है। तो स्कैन एफ के बाद डबल इन्वर्टेड के अंदर %d, इसलिए क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है। तो %d और कॉमा लगा के एड्रेस ऑफ ए, मतलब ए के एड्रेस पे जाएगा ये नंबर, और ब्रैकेट बंद कर देना है, देन सेमीकोलन लगा देना है। तो अब जो भी यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा वो ए के एड्रेस पे चला जाएगा। इसके बाद फॉर लूप का यूज़ करेंगे हम, और फॉर लूप को ध्यान देना, यहाँ आई को स्टार्ट कहाँ से करना है? आई को स्टार्ट करना है हमें जितनी वैल्यू यूज़र ने एंटर की वहाँ से स्टार्ट करना है, देन सेमीकोलन। आई को कहाँ तक ले जाना है? आई को ले जाना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तक। जैसे मान लीजिए यूज़र ने एंटर किया 5,
तो वो i की वैल्यू 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी और 1। जैसी 1 होगी तो स्टॉप हो जाना है, क्योंकि जो हमारा फैक्टोरियल होता है वो जो नंबर का फैक्टोरियल चाहिए दैट वैल्यू -1 -2 करते जाओ और 1 तक ले जाओगे, उन सब का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो वही उस नंबर का फैक्टोरियल हो जाता है। और यहाँ पे हमें i को क्या करते जाना है, माइनस 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 क्यों करते जाना है, माइनस माइनस इसलिए करते जाना है क्योंकि अगर मान लीजिए हमने a की वैल्यू 5 एंटर की तो पहला नंबर होगा 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 1 जैसे ही आ जाएगा तो वहीं पे फॉर लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है किसका, फॉर लूप का। और यहीं पे फॉर लूप का जब कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि b की वैल्यू हमें पहले असाइन करना था। b की वैल्यू हमने यहाँ असाइन नहीं की है तो हम यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि इनिशियली हम b को 1 मान लेते हैं। क्यों b को 1 मानते हैं उसका रीज़न हम बताते हैं कि अगर हम b को 1 मान के चलेंगे तो 1 में किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा तो वही की वही वैल्यू आएगी, मतलब 1 का किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं b इज़ इक्वल टू b इंटू आई। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि b की पहले वैल्यू कितनी थी 1, अब 1 में i मल्टीप्लाई हुआ, i स्टार्टिंग में कितना है, a के बराबर है। अब मान लीजिए हमने यूज़र ने एंटर किया 5, तो पहले i की वैल्यू होगी 5 और 5 का मल्टीप्लाई होगा b में, जो कि b कितना था 1, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा कितना 5। अगली बार फिर i कितना हो जाएगा, अब आपका 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो i हो गया 4 लेकिन b कितना हो चुका है 5, तो 5 इंटू 4 तो 20। इसके बाद फिर i हो जाएगा 3, तो उस 20 में 3 का मल्टीप्लाई और फिर i हो जाएगा 2, तो फिर 2 का। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते करते हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, लास्ट में b में जो फाइनल वैल्यू स्टोर होगी वो 5 का फैक्टोरियल, यानी कि a की जो भी वैल्यू होगी वो उसका फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। वैसे आपको पता होगा सिंगल स्टेटमेंट हो तो फॉर लूप में कर्ली ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। अब फाइनली v की जो भी वैल्यू आ जाएगी उसे हम प्रिंट करा लेते हैं, तो हम प्रिंट कराते हैं प्रिंटफ, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड के अंदर लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड के अंदर क्या लिखते हैं देखिएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बैकस्लैश n, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो हम न्यू लाइन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी पहले एंटर दी नंबर लिखा होगा, तो अब नई लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये न्यू लाइन का वो होता है कि \n अगर हम दे दें तो इसका मतलब है कि न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी हमारी। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ, समझिएगा यहाँ %d इज %d। इसका क्या मतलब है, फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, इसका मतलब समझिएगा डबल इन्वर्टेड के अंदर कॉमा लगा के, देखिए पहला हम लिखेंगे a और दूसरा लिखेंगे b। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पहला %d है वहाँ a की वैल्यू आएगी, जहाँ दूसरा %d है वहाँ b की वैल्यू। तो जब हम जैसे a की वैल्यू अगर हम 4 एंटर करें तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24, तो लिखा आएगा फैक्टोरियल ऑफ %d की जगह पहला नंबर मतलब a, तो a की वैल्यू कितनी थी 4, तो लिखा आएगा फैक्टोरियल ऑफ 4 इज, जो भी b की वैल्यू होगी 24, तो लिखा आएगा फाइनली फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, ऐसे लिखा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में हमें आउटपुट को होल्ड करना है तो गेट ch दे देना है, आउटपुट को हमें होल्ड करना है तो हमें गेट ch कमांड दे देना है और गेट ch के बाद सेमीकोलन और इसके बाद लास्ट में रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो क्यों लगाते हैं ये हमने बताया हुआ था आपको प्रीवियस वीडियोस में, देखिएगा। और गेट ch तो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए लगाते हैं और इसके बाद फाइनली कर्ली ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। तो ये हो चुका है हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट। अब हम अगर इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं रन, तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो हमें आउटपुट दिखाई दे जाएगा। तो चलिए रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को अब हमें रन करना है।
देखिए हमने रन किया प्रोग्राम को तो उसने बोला एंटर दी नंबर, मान लीजिए हमने 4 एंटर किया तो 4 का फैक्टोरियल कितना आना चाहिए 24, 4 इंटू। देखिए हमने रन किया प्रोग्राम को तो उसने बोला एंटर दी नंबर, मान लीजिए हमने 4 एंटर किया तो 4 का फैक्टोरियल कितना आना चाहिए 24, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए ये लिखा आ गया फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से फैक्टोरियल बनाने का एक प्रोग्राम बना सकते हैं। इसको फिर से हम रन करके देखते हैं। रन किया, उसने बोला एंटर दी नंबर, हमने 5 एंटर किया और फिर से हमने एंटर प्रेस किया तो देखिए आ गया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम इस प्रोग्राम की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी ऐसे प्रोग्राम्स लाएंगे जो आपके काम आएंगे। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोज़ नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, गुड लक।